करंट अफेयर के बारे में 1 अप्रैल की, और उसमें हम कुछ करंट अफेयर देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट करंट अफेयर है हमारा, पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 जीता है। कहाँ पे जीता है? पीवी सिंधु ने जो स्विस ओपन जीता है वो जीता है स्विट्ज़रलैंड के बेसल में आयोजित स्विस ओपन में सुपर 30 में सुपर 300 में बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में थाईलैंड की बुसवान ओमबांग रूफोन को हराकर स्विस ओपन 2022 जीता है। किसको हराया है? बुसान को हराकर जिसने स्विस ओपन जीता है। इस सीज़न में जो उसका दूसरा खिताब है। उन्होंने इससे पहले जनवरी में शायद मोदी इंडियन इंटरनेशनल जीता था, और साइना नेहवाल के बाद ये इस टूर्नामेंट को जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं, जिन्होंने पहले 2011 और 2012 में 2012 में जीत हासिल की थी। पीवी सिंधु 2 बार ओलंपिक पदक विजेता हैं। इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक, 2016 में रियो ओलंपिक और 2020 में टोक्यो ओलंपिक जीता है, रजत पदक जीता है। स्विस ओपन में जो उनकी दूसरी फाइनल उपस्थिति है, पिछली बार ये 2021 में कैरोलिना मारिन को से हार गई थी। पहले पुरुषों का जो टूर्नामेंट हुआ था HS प्रणय उसमें थे। इस टूर्नामेंट के पुरुष एकल प्रारूप में फाइनल में पहुंचे थे। उन्होंने इंडोनेशिया के जो जोनाथन क्रिस्टी को हराया था एशियन खेलों में। तो जो HS प्रणय 5 साल में पहली बार फाइनल में पहुंचे थे 2016 में, उन्होंने चीन के ही मिंग जियाओ को हराकर इस टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था। 2017 में US ओपन में प्रणय ने आखिरी बार खिताब जीता था। उसके बाद हम सेकंड की बात करेंगे, गुजरात खेल महाकुंभ की बात करेंगे, जो यह गुजरात सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे 2010 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था इसको? 2010 में ये शुरू किया गया था। 2010 में इसको शुरू किया गया था। ये 2022 में भाग लेने के लिए न्यूनतम इनकी 9 वर्ष का कोई भी इसमें भाग ले सकता था। जो एज लिमिट है वो रखी गई है 9 वर्ष का। कोई भी व्यक्ति इसमें ऑनलाइन पोर्टल में माध्यम से पंजीकरण करा सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा के इसमें भाग ले सकता है। और इसमें कौन कौन से खेल हैं? इसमें अलग अलग तरह के खेल हैं। पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के खेल इसमें आयोजित किए जाते हैं। जैसे इसमें कबड्डी हो गई, खो खो हो गई, रस्साकशी, योगासन, मलखंब, टेनिस, तलवारबाजी इसमें शामिल किए गए हैं। तलवारबाजी है, मलखंब है, इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड करंट अफेयर की। असम एंड मेघालय साइन ऑन बॉर्डर ट्रीटी। असम और मेघालय ने सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस ट्रीटी पे साइन किए। 29 मार्च को ये हुआ, 29 मार्च को 29 मार्च 2022 को ये ट्रीटी हुई इनकी। मेघालय के बीच सीमा समझौता हुआ, और इसके MOU के साथ हुआ। MOU की फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। मेघालय को 18.33 वर्ग किलोमीटर और असम का था 36.79 वर्ग किलोमीटर। दोनों राज्यों के बीच जो मतभेद थे 12 में से जो 6 हैं, 12 में से 6 क्षेत्रों में समाधान इन्होंने कर लिया गया है। जो ये ट्रीटी करवाई, जो इनका समझौता कराया, यही 2 थे। असम के मुख्यमंत्री, पहले असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के बीच हस्ताक्षर किए गए। ये यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। दोनों राज्यों के बीच जो लंबे समय से चला रहा था विवाद, वो मुद्दे को सुलझाने के लिए इसमें इनकी पहले कम से कम 50 बैठकें हो चुकी हैं।
50 बैठकें हो चुकी। आगे हम देख लेते हैं जो समझौता हुआ। समझौता के अंतर्गत इन्होंने जो वहाँ के क्षेत्र थे 12 में से 6 का हुआ। 12 क्षेत्र कौन से थे? 12 में से जो 6 हैं उनका ताराबरी था, एक हामिम, एक बोलपारा था, वहाँ पे जगह है जो शहर है एक, और गरबंगा में ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 थे। देश दूर में कुंडली और शायर और रातचेरा हैं। जो पहले चरण में हुए हैं गिजांग, ताराबारी, बोलगापारा, हिमाम, ये हुए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 4 पे हमारे अप्रैल 1 को क्या मनाया जाता है। अप्रैल 1 को 2 चीज़ें हैं, आगे एक आरबीआई का भी दिवस आता है। पहले हम बात करेंगे उड़ीसा दिवस की, जो कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल उड़ीसा राज्य दिवस, ओडिशा स्टेटहुड डे और उत्कल दिवस के नाम से इसको मनाया जाता है। 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 9वें जो उड़ीसा है वो इंडिया का 9th नंबर की स्टेट है, राज्य है। 9th नंबर की, कितने नंबर की है एग्ज़ाम में आ सकता है। 1 अप्रैल को क्या मना, ये काफ़ी करंट में है। तो ये इसके उड़ीसा राज्य की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल कब हुई थी ये भी आ सकता है। 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी और ब्रिटिश प्रांत के द्वारा ये इनको स्थापित किया। इसे उड़ीसा का नाम दिया गया। 4 नवंबर 2011 को अंग्रेजी नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था इसका नाम। इतिहास इसका ये है कि 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में यहाँ पे राजा था अशोक सम्राट ने यहाँ पे राज किया था यहाँ पे, और उसके बाद हर्ष ने भी यहाँ पे राज किया था। 8वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पे राजा थे कोसल और उत्कल राज्य के रूप से जाना जाता है इसको, उत्कल दिवस। और बाद में 16वीं शताब्दी में बंगाल का जो सुल्तान था उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। फिर 18वीं शताब्दी के मध्य में उड़ीसा मराठों के शासन में आ गया। फिर बाद में कर्नाटक युद्धों के बाद ये ब्रिटिश के मद्रास प्रेसिडेंसी के शासन में आया। उसके बाद हम 5th नंबर का करंट अफेयर है। डेयर टू टीवी पहल लॉन्च की गई। डेयर टू टीवी पहल की जो लॉन्च की, टीवी को मिटाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेयर टू ईरा टीवी नाम की एक पहल शुरू की गई है। 29 ये पहल 24 यहाँ पे लिख देते हैं 24 मार्च को टीवी दिवस के रूप में इसकी शुरुआत की गई। इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जेनोमिक सर्वेलाइंस कंसोर्टियम इन TGS इंडियन टीवी नॉलेज हब वेबिनार सीरीज शुरू की गई है। टीबी के खिलाफ होस्ट डायरोडिक ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण वो जैव विशेषताओं और उपचार संचार बीमारी की गंभीरता पर इनको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ शुरू की गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 6 पे। व्हाट इज़ वर्णिका? वर्णिका क्या है? वर्णिका भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी है। रिजर्व बैंक की जो नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL B for भारतीय, R for रिजर्व, B for बैंक, N for नोट, M for मुद्रण, N for नोट, M for मुद्रण, P for प्राइवेट, L for लिमिटेड। ये कर्नाटक के मैसूर में वर्णिका नाम की एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है। जो नोटों में स्याही यूज़ होती है ना, उसकी की गई है। इस स्याही का निर्माण जो इकाई की क्षमता है वो है 1500 मैट्रिक टन है। इस इकाई की स्थापना देश के बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई है। इस इकाई सरकार ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए की है। उसके बाद कलर शिफ्टिंग इग्लो इंक का निर्माण इस इकाई के द्वारा किया जाना है। इस प्रकार बैंक नोट स्याही उत्पादन में आत्मनिर्भरता और लागत दक्षता में वृद्धि करने के लिए इसका पहल किया गया है। ये एक संगठन है। 1995 में सिक्कों को 1995 में सिक्कों और बैंक नोटों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए स्वदेश की स्थापना की थी। जो BRMNMPL की जाती है, इसके आवश्यकता और सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL
के माध्यम को पूरा किया जाता है। इसका मुख्यालय है जो बेंगलुरु में स्थित है। मुख्यालय कहाँ है इसका? बेंगलुरु। बेंगलुरु बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। हेडक्वार्टर यहाँ पे बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है। जो इसकी प्रेस है वो मैसूर में है। 4 प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे मैसूर, देवास, सालबोनी और नासिक। पर जो सालबोनी पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटक में एम SPMNCIL के 2 प्रेस हैं। इन दोनों प्रेसों में प्रति वर्ष 16 अरब नोटों का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7 पर हमारा है 1 अप्रैल RBI दिवस। 1 अप्रैल को RBI दिवस भी मनाया जाता है। RBI की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। इससे पहले RBI के पहले जो केंद्रीय बैंक थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की जा रहे थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो अधिनियम था 1920 के माध्यम से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में हुई थी, उसकी स्थापना 1921 में, जिससे 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का मजबूत बैंक को एक आगे फिर इसमें मिला दिया गया है। इस बैंक को देश के संभावित मंडी शहरों में अगले 5 वर्षों में 100 शाखाएं खोलने का निर्देश दिया गया है। मुद्रा और क्रेडिट, सार्वजनिक ऋण देना, सरकारी प्राप्तियां प्रबंधन और प्रतिभूति ब्रांड बॉन्ड देने बैंक अधिकारी में सौंपा जा सके। इनका बाद में हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश की के केंद्रीय मंत्रियों को अलग से बनाया जाना चाहिए। फिर उन्होंने सिफारिश की। जो भारतीय रिजर्व बैंक है 1934 अधिनियम 1934 के जो प्रावधान थे उनके अनुसार इनको 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की शुरुआत हुई। 1937 में फिर स्थायी रूप में इसे मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। फिर बाद में केंद्रीय कार्यालय वहाँ वह स्थान है जहाँ पे गवर्नर बैठता है और वहाँ पे नीतियाँ तैयार की जाती हैं। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से ये रिजर्व बैंक पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है। RBI का जो राष्ट्रीयकरण था स्वतंत्रता के बाद ट्रांसफर फॉर पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 में पारित किया गया। उचित मुआवजा और भुगतान करने के लिए फिर RBI ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार RBI का जो राष्ट्रीयकरण था वो 1949 में शुरू हुआ और 1 जनवरी 1949 से RBI सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 8 पे जो 5th बिम्स्टेक समिट होना है, शिखर सम्मेलन होना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो है ये 5th नंबर का है, जो 30 मार्च 2022 को श्रीलंका में, कहाँ पे? श्रीलंका में हाइब्रिड मोड में किया गया। इससे पहले ये 29 मार्च को विदेश मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के जो परिणाम हैं वो ये हैं: 2022 को बिम्स्टेक चार्टर को अपनाना और उसका हस्ताक्षर करना। ये चार्टर है जो बिम्स्टेक समूह को एक संगठन में रूप देता है, औपचारिक रूप देता है। इसे एक ध्वज है, एक प्रतीक है और सूचीबद्ध सिद्धांत होंगे। इसके 3 अलग अलग बिम्स्टेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और भारत द्वारा बिम्स्टेक सचिवालय को अपने परिचालन बजट बढ़ाने के लिए $1 अमेरिकी प्रदान किए जाएंगे। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए जाने वाले बिम्स्टेक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के दायरे में भी विस्तार किया गया। इसमें 3 समझौते होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं 3 समझौतों के ऊपर। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है जो राजनयिक परीक्षण के लिए अपनी सहयोग और बिम्स्टेक समझौता ज्ञापन। दूसरे नंबर पे आता है हमारा आपराधिक मामलों में संबंधित पारस्परिक कानूनी सहायता पर बिम्स्टेक सम्मेलन। और तीसरा होता है बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना पर एक समझौता होता है। 3 समझौते होते हैं। जो चर्चा के मुख्य विषय वहाँ पे क्या रहे इस शिखर सम्मेलन में? कोविड-19 महामारी के दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में और वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर जिन अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है, इसकी बुनियादी तंत्र और स्थागत संरचनाओं की स्थापना के बारे में इसमें चर्चा हुई। फिर शिखर जो मेन है इसकी बात वो है जो शिखर सम्मेलन का वो थीम क्या थी। इसकी थीम एग्ज़ाम में आ सकती है। थीम हम पढ़ेंगे। थीम है इसकी टुवर्ड्स ए रेसिलेंट रीजन
प्रॉस्परस इकोनॉमिक हेल्दी पीपल। इस शिखर सम्मेलन की थीम है टूवर्ड्स ए रेजिलेंट रीजन, इकोनॉमिक हेल्दी पीपल, हेल्दी H फॉर हेल्दी पीपल। और इसमें जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे तो इंडिया है इसमें, इंडिया। उसके बाद आता है श्रीलंका, उसके बाद बांग्ला, B फॉर बांग्लादेश, फिर आता है T थाईलैंड, फिर M फॉर म्यांमार, वो नीचे पिक्चर में लिखे भी हुए हैं। भूटान आता है, भूटान के बाद हमारा आता है नेपाल की खाड़ी के बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन, बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। ये देखो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल यहाँ पे पिक्चर में दिए हुए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे आगे 9th नंबर पे बाद अमेरिका डिफेंस बजट, हिंद महासागर डिफेंस बजट उन्होंने अभी अमेरिका ने किया है। कितना किया है अमेरिका ने? जो बजट है अपना, अमेरिका ने 1.52 बिलियन जो ट्रिलियन डॉलर है उसके ऊपर में 769 मिलियन 50% इसके ऊपर है मिलिट्री में, और कितना नॉन मिलिट्री में है इस फोटो में पिक्चर में दिखाया गया है। मिलिट्री में और नॉन मिलिट्री में कितना है? प्रशांत क्षेत्रों में द्वारा किए जाएंगे चाइनीज़ मेलिगन इन्फ्लुएंस फंड के लिए 400 मिलियन डॉलर निर्धारित किए हैं। यूक्रेन के लिए उन्होंने 682 मिलियन डॉलर का निर्धारित किया गया है। 682 इतना है इसमें बारे में। हिंद प्रशांत में राज्य अमेरिका की भूमिका क्या है? जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका लगातार अपनी बढ़त को मजबूत कर रहा है, वो लंबे समय से भागीदार और सहयोगियों के साथ अपने सहयोग का विस्तार कर रहा है। वहाँ पे नीतियाँ जैसे कि सुरक्षा, राजनीति को उभरती हुई जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के साथ साथ अपनी आपूर्ति पूरी करनी है, श्रृंखला, वैश्विक स्वास्थ्य और जलवायु के ऊपर अपनी ये गठजोड़ को भी शामिल करना चाहता है। फिर चीन के साथ देश की प्रतिस्पर्धा में प्राथमिकता देना, इसका अमेरिका को होने वाली जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं हैं प्रथमा उसको ये पहल देता है। उसके बाद जो बीजिंग और मॉस्को की आक्रामकता है वहाँ पे उस पर ऊपर हावी होते हैं, उसका विरोध करने के लिए, रोकने के लिए जो उसके जो देश हैं उसके साथ वाले उसको यह सहयोग करता है। उसके बाद हम नंबर 10 पे बात करेंगे हमारा। उसके बाद हम लास्ट है हमारा टॉपिक, उस पॉइंट है जीके का, करंट जीके का, ये है ये COP4 मिनीमाता कन्वेंशन क्या है? ये पार्टियों का सम्मेलन है, मिनीमाता सम्मेलन। इसमें भाग लेने वाले हितधारकों ने पारा वाले उत्पादों की सूची में विस्तार करने के लिए सहमति व्यक्त की है। ये पारा COP मिनीमाता सम्मेलन है जो कब हुआ? ये 21 से 25 मार्च 2022 तक इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। 21 से कब हुआ इसकी ये याद रखना, इसको कब हुआ? 21 से 25 मार्च 25 मार्च 2022 इंडोनेशिया के इंडोनेशिया के बाली में हुआ। यह सम्मेलन पहले ऑनलाइन खंड के प्रारंभ में शुरू की गई, फिर 2021 में आयोजित किया गया था। फिर ये COP4 है सम्मेलन। इस कन्वेंशन में 9 निर्णय लिए गए। इसमें पहले राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कारीगर और छोटे पैमानों के जैसे सोने की खनन, तकनीकी सहायता, निर्माण पर और पारा अपशिष्ट सीमा को छोड़ने के लिए इस पर काम किया गया। इस पर समझौते हुए इसकी परियोजनाएं जो गतिविधियां और कार्यक्रम के तहत जेंडर की मुख्य धारा में लगे रहने वाले केंद्रित में किया गया। इस बैठक में बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय को बल मिला। जैव विविधता का नुकसान, जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रदूषण के ऊपर इस पर काफ़ी इस चीज़ों के ऊपर में इन्होंने ध्यान दिया। जो इसका कन्वेंशन का उद्देश्य था वो क्या था? इस उद्देश्य का जो पर्यावरण के ऊपर, मानव स्वास्थ्य के ऊपर, जो पारिक को जारी करने वाले मानव जन्य उत्सर्जन को बचाना, इसका मेन उद्देश्य है। पारायुक्त उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। इस सम्मेलन में जो पारायुक्त उत्पादन, जैसे कि पारायुक्त कैसे होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, कैथोड फ्लोरेसेंट लैप, कंपाउंड फ्लोरेंस लैप है, पेपर है, फोटोग्राफ फिल्म है,
और उपग्रहों के लिए जो प्रणोदक और चरणबद्ध तरीके से सूचीबद्ध किया जाता है। बाली डिक्लेरेशन क्या है, उसके बाद बाली की बात करते हैं। बाली डिक्लेरेशन क्या है? बाली डिक्लेरेशन ऑन कॉम्बैटिंग ग्लोबल इलीगल ट्रेड ऑन मरकरी, पारा मरकरी भी प्रस्तुत की गई है। इसके बाद ये गैर राजनीतिक घोषणाओं के बाद इसके बारे में जो मेन तो इनकी जो पारे के ऊपर कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो उस चीज़ों को कम करने के लिए इन्होंने ये कन्वेंशन की थी, इसके ऊपर साइन किए थे। तो आज के टॉपिक में हम 10 करंट अफेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।